नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। स्वागत आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। मेरे भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, आईवेस सीरीज के हम लोग आज थर्ड प्रैक्टिस सेट लाए हैं और जीएस का, जो कि हम जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड जो कि प्रैक्टिस सेट है वो तड़कता भरता क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कि आप सभी उसे लाइक भी किए होंगे, सब्सक्राइब और शेयर भी किए होंगे। तो मेरे भाई, आगामी परीक्षा को देखते हुए हम लोग क्या किएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई ना, उसी को हम लोग जिसे किस अनुसार आ रहा है, तो मैं आपको उसी अनुसार, उसी ट्रैक पे, उसी अनुसार से एक क्वेश्चन आपके सामने जो कि लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे लगातार देखिए, स्किप न करिए, साथ बने रहिए। मैं बता रहा हूं कि आगामी जो भी परीक्षा में आपके आएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया मेरे भाई जीएस से, क्या आरओ बिहार एसआई, क्या उसके बाद यूपीपी, क्या इस देख रहे हैं, उसमें यूपीपी में आपका मैथ कम हो के जीएस और जो कि हिंदी और रीजनिंग का उसमें क्या रोल ज़्यादा हो गया। आरओ में जीएस का रोल सबसे सर्वाधिक है, बिहार एसआई में जीएस का सर्वाधिक रोल है। मेरे भाई, दुनिया का सबसे टफेस्ट जो हमारा है, जो सबसे हार्ड जो हमारा एग्जाम्स है यूपीएससी, मेरे भाई जीएस से तो क्वालिफाई होते हैं। लोग कहते हैं सर मैथ रीजनिंग, नहीं भाई, जीएस बहुत ही टफेस्ट है। ठीक है, लेकिन मैं आपको आसान शब्दों में, आसान तरीके से मैं इस सीरीज के अंतर्गत से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक एक हम लोग जितने भी विकल्प हैं उसको भी हम क्या करेंगे, हम लोग एक तरीके परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा आईवेस सीरीज का थर्ड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज श्री गणसाय करते हैं थर्ड प्रैक्टिस सेट आईवेद का। ठीक, तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जब हम लोग शुरू करेंगे, पहला क्वेश्चन श्री गणसाय करते हैं, आपके सामने आ चुका है। और पहला क्वेश्चन ही सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है 1885, 1886, 1887 या 1888। जल्द बताएं। ठीक है, देखो अब मेरे भाई जान लो, जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है इसकी स्थापना कौन किया था, रंगनाथ राव। ठीक है, रंगनाथ राव और एम.जी. रानाडे का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, एम.जी. रानाडे, रंगनाथ राव और एम.जी. रानाडे ने क्या किया था मेरे भाई इसको। ठीक है, 1887 में इसकी स्थापना किया था। और कहाँ पे किया था मेरे भाई, चेन्नई, जिसे हम लोग अब चेन्नई कहते हैं, पहले हम लोग जिसे मद्रास कहते थे। क्या कहते थे सर, मद्रास के नाम से हम लोग जानते थे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए। ठीक, जंग का रासायनिक नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन जबरदस्त ये भी है साइंस का, कि जंग का रासायनिक क्या नाम है। ठीक है, तो जल आप बताइए, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, या जल योजित फेरिक ऑक्साइड, या फेरस ऑक्साइड। जल बताएं। ठीक है, देखो जंग किस में लगता है मेरे भाई, लोहे में लगता है ना। बोलो भाई, जंग किस में लगता है, लोहे में लगता है। और इसका जंग का रासायनिक नाम क्या है मेरे भाई, फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड जंग का रासायनिक नाम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग जो लोहा है मेरे भाई, इस पे अगर हम लोहे पे गैल्वनीकरण अगर हम लोग कर देते हैं, गैल्वनीकरण अगर हम लोग करते हैं, तो इस पे हम लोग जस्ते का परत चढ़ाते हैं। लोहे पे किसका परत चढ़ाते हैं, जस्ते का परत चढ़ाते हैं। और जिसे जस्ते के परत चढ़ाने के बाद हमें देखने को मिलता है कि लोहे में जो होता है, लोहे में जंग नहीं लगता, लोहे में जंग नहीं लगता। ठीक है, तो जस्ते का परत चढ़ाते हैं, गैल्वनीकरण की वजह से हम लोग इसमें क्या करते हैं, लोहे में जंग नहीं लग पाता। और जंग का रासायनिक जो नाम है वो है फेरिक ऑक्साइड, और हमारा एफ आर एप्पल राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है। भूपर्पटी पे सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। मेरे भाई, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी से लेकर इंडियन ज्योग्राफी में मैंने पृथ्वी की आंधी संरचना बताया था। और आंधी संरचना में मैंने बताया था कि सर्वाधिक कौन कौन से ऐसे तत्व हमारे पृथ्वी विराजमान है, जिससे पृथ्वी का भूगर्भ का निर्माण हुआ है, जिससे चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो भूपर्पटी पे हमारे सबसे सर्वाधिक क्या पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन है अभ्रक, या पायरॉक्सिन, या क्वार्टज, या फेल्सपार। जल्द बताएं। ठीक है, देखो
भूपर्वतीय में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन है? इसमें से मेरे भाई फेल्सपार है। क्या है? फेल्सपार है। ठीक है, और ये भी ये ध्यान रखना कि जो मेरा भूगर्भ है हमारा, ठीक है, भूगर्भ है ये लगभग 60% इसी से बना हुआ है, फेल्सपार से बना है। पृथ्वी का जो गर्भ है लगभग फेल्सपार से 60% से बना हुआ है। और उसके बाद बड़ा ध्यान से समझना कि जो मेरे भाई चट्टान होती है, चट्टान लगभग 90% इसी से बनी होती है। ठीक है, और उन चट्टानों में क्या पाई जाती है सर? उन चट्टानों में पाई जाती है सिलिकॉन। क्या पाई जाती है सर? सिलिकॉन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और एक चीज़ और समझो, दूसरी चीज़, और उसके बाद मेरे भाई हमने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन लगभग 46.08% यानी लगभग 47% पाई जाती है। उसके बाद मैंने बताया था एल्युमिनियम, मैंने बताया था एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम मैंने बताया था कि 27 से 28% एल्युमिनियम पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको लोहा, बताया था लोहा लगभग 8% पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने कैल्शियम बताया था आपको, कैल्शियम लगभग बताया था। फिर सोडियम बताया था आपको। ठीक है, सोडियम। फिर उसके बाद मेरे भाई पोटेशियम बताया था। क्या बताया था? पोटेशियम। ठीक है, इतने मात्रा में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 5% ये पाया जाता है, 2% ये सब पाए जाते हैं, 3%। ठीक है, क्या बात है समझ में? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डीफा डार्क फेल्सपार सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? मेरे भाई देखो जबरदस्त क्वेश्चन कि बारामूला किस नदी के किनारे पे स्थित है, अरे किस नदी के तट पर स्थित है मेरे भाई। ठीक, ऑप्शन आपके सामने झेलम, चिनाब, सिंधु या गंगा। जल्द बताएं। बारामूला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो मेरे भाई एक चीज जान रखना कि बारामूला, तो पहली बात जानो कि बारामूला स्थित है कहाँ पे मेरे भाई? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे सर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, बारामूला स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में मेरे भाई एक नदी है जिसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है सर? झेलम नदी। ठीक है, और झेलम नदी के तट पर ही तो सर क्या बना स्थित है? आपका श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर का स्थापना सर किसने किया था? ठीक है, जिस अशोक का नाम जानते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरी चीज समझो, जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी के तट पर स्थित है, और ये बारामूला कहाँ है? झेलम नदी के तट पर स्थित है। और ठीक है, और झेलम का प्राचीन नाम क्या है मेरे भाई? बीतस्ता। क्या है? बीतस्ता। ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं ना। और झेलम जाकर किससे मिल जाती है मेरे भाई? चिनाब में। कहाँ मिल जाती है? चिनाब में। यात्रा कितना करती है सर? 280 किलोमीटर की झेलम यात्रा करके जाके चिनाब में मिल जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, कोई दिक्कत भाई? चलिए, ये बात समझ में आया, हमारा ए एकदम राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये देखो भाई, कोरबा जो है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कोरबा कोयला खान है, और ये पूछ रहा किस राज्य में स्थित है। तो बताओ ऑप्शन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या झारखंड। जल्द बताएं। ठीक है, तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखना कि जो कोरबा है, हमने आपको कोडरमा भी बताया था, कोडरमा भी बताया था, और इसके बाद आज क्वेश्चन क्या आ गया? कोरबा आ गया। तो कोरबा कहाँ स्थित है मेरे भाई? कोरबा हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोई दिक्कत? ठीक है, और उसके बाद बड़ा ध्यान समझना, जो कोरबा है, ठीक है, कोरबा के बाद उसके बाद क्या होता है कि एक नदी भी है। कोरबा एक क्या है? एक कोरबा नदी है, और ये कोरबा नदी जो है मेरे भाई, ये महानदी की क्या है? महानदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, यह एक कोरबा नदी महानदी की सहायक नदी है, ये बात ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखिए, सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो सादिकपुर सिनौली है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन जबरदस्त ला रहा हूँ, एकदम तगड़ा क्वेश्चन, भड़कता एकदम डाल लो, तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। अगर स्किप कर जाओगे मेरे भाई ना, तो आप लाइव से स्किप कर जाओगे। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। जल्द बताएं कि जो सादिकपुर सिनौली है, तो यार मैं बताना चाहता हूँ, जो सादिकपुर सिनौली है ना, ये बागपत में है। कहाँ है? बागपत। और मेरे भाई बागपत कहाँ है मेरे भाई? बागपत तो सर वो आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बागपत है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो मेरे भाई राइट आंसर क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर है। ए फॉर एप्पल एकदम राइट आंसर। दूसरी बात समझो, बागपत में एक किस लिए प्रसिद्ध है सर? यहाँ पे कहा जाता है लगभग 2000 योद्धाओं का, यहाँ पे 2000 जो योद्धाओं का यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे जब उत्खनन हुआ तो ये पता चला कि यहाँ 2000 योद्धा थे यहाँ पे। ठीक है, उनका यहाँ से प्रमाण मिला है। कोई दिक्कत? उसके बाद सुनो, उसके बाद सादिकपुर से ही यहाँ पे जो तांबा होता है ना, तांबा का तलवार मिला है।
और तलवार मिला है, और जो तलवार थी ना सर वो 2 मुंह वाली थी। कौन मुंह वाली? 2 मुंह वाली थी, ठीक है, 2 मुंह वाली थी, कोई दिक्कत नहीं। सादिकपुर कहाँ है? बागपत, उत्तर प्रदेश में, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे आपके सामने आ चुका है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है बायोलॉजी का। जठर रस का पीएच मान क्या होता है? देखिए आ गया एकदम जबरदस्त क्वेश्चन कि जठर रस का पीएच मान क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है 2, 5 या 7 या 6, जल्द बताएं जठर रस का पीएच मान क्या होता है मेरे भाई। तो देखो यार, जो जठर रस होती है ये जठराग्नि से उत्पन्न होती है, ठीक है, ये बात समझ में आया। उसके बाद इसका कहा जाता है जठर रस 1.5 से लेकर 3 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है मेरे भाई? 2। कितना होता है? 2, याद रखिएगा कि 2 होता है जठर रस का पीएच मान, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? यार सफ़ेद फास्फोरस आ गया आपके सामने, ठीक है, एकदम देख रहे हो भाई। तो सफ़ेद फास्फोरस का आकार पूछा है, तो रैखिक होता है कि चतुष्फली होता है कि अष्टफली या षटकोणीय है? जल्द बताएं। चलिए देखिए मेरे भाई, जो सफ़ेद फास्फोरस होता है ना, वो जैसे मोमबत्ती देखे हो, मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती के जैसे मुलायम होता है, ठीक है। याद रखना कि ये मोमबत्ती के जैसे मुलायम होता है, याद रखना। कौन सा? ये सफ़ेद फास्फोरस, ठीक है। और सफ़ेद फास्फोरस बड़ा जहरीला होता है, ये भी याद रखना मेरे भाई, जहरीला होता है सफ़ेद फास्फोरस, ठीक है। सफ़ेद फास्फोरस, पीला फास्फोरस, नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो मेरे भाई सफ़ेद फास्फोरस जो है ना, आप क्या से मेरे भाई, इसे जल के अंदर रखा जाता है। कैसा? कहाँ रखा? जल के इसे अंदर रखा जाता है, ठीक है। सफ़ेद फास्फोरस को जल के अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है सर? क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन से अगर मुलाकात करेगा, अगर सफ़ेद फास्फोरस ऑक्सीजन से मुलाकात करेगा तो लग जाएगी आग। क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसे कहाँ रखा जाता है सर? इसे जल के अंदर रखा जाता है। दूसरी बात समझो मेरे भाई, एक होता है सर पीला फास्फोरस, ठीक है, एक होता है पीला फास्फोरस, ठीक है, एक होता है सर लाल फास्फोरस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। फास्फोरस, ठीक है, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस। आप बताओ, पीला सोडियम का नाम सुने होंगे, ठीक है, यहाँ देख लो, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस सबसे डेंजरस होती है। ये कहाँ होती है सर? ये तीली, माचिस की जो तीली होती है ना, माचिस की, ठीक है, माचिस की तीली में इसका उपयोग होता है, ठीक है। देख लो कि माचिस की तीली में इसे लगाओ, आग लग जाती है। किसी के घर अगर फूकना हो तो ठीक है, तो माचिस छोटी सी बहुत काबिल होती है। पीला फास्फोरस को हम लोग केरोसिन के अंदर रखते हैं, ठीक है, केरोसिन के अंदर रखते हैं, याद रखना है मेरे भाई, केरोसिन के अंदर। और सफ़ेद फास्फोरस को हम लोग जल के अंदर रखते हैं। तो यार ये बताओ सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा है? तो सफ़ेद फास्फोरस हो या पीला फास्फोरस, इसका आकार चतुष्फलीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलीय होती है। क्या बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना, चतुष्फलीय होती है, ठीक है। तुम्हारा बीफा बनाना राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। मानव नृत्य के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये देखो क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आ चुका है, ठीक है, जल्द बताएं। तो आपके सामने परितारिका, कार्निया, रेटिना, दृष्टिपटल या पुतली, जल्द बताएं, ठीक है। देखो भाई, जो मानव नृत्य, जैसे हम, अगर आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, तो ये यार कैसे ये इमेज कैसे बन रहा है? आँख के किस भाग पे बन रहा है? ये संसार, हम किस, जो संसार का प्रतिबिंब हमारे आँख पे बन रही है, ठीक है। अगर हम इस बोतल को देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? इसका इमेज कहाँ पे बना, ठीक है, यही ये पूछ रहा है, सवाल यही पूछ रहा है ना। तो देखो यार ये बताओ, हमने इससे पहले भी क्वेश्चन बता दिया था कि जो मानव नृत्य का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना या दृष्टिपटल पे बनता है, रेटिना या दृष्टिपटल पे बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और उसके बाद C राइट आंसर है। उसके बाद देखो परितारिका क्या है मेरे भाई? हमारा जो आँख होता है, हमारा जो आँख के बीच में ऐसे एक लेंस लगा होता है, ऐसे लेंस, ठीक है, लगा रहता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका करते हैं, कोई दिक्कत, परितारिका करते हैं। दूसरी बात, कार्निया किसे कहते हैं सर? कार्निया कहाँ होती है सर? कार्निया तो भी तो है, कार्निया ये होती क्या है, ठीक है। देखो कार्निया क्या है, जैसे मानो ये हमारा, जैसे कि मानो भाई मेरा आँख है, ठीक है, आँख के अंदर ये होता है, कार्निया है, ठीक है, और इसके जो लेंस के बगल है ना, यहाँ पे बगल अगल, ठीक है, ये होती है कार्निया। क्या होती है सर? कार्निया होती है। और हम दान किसके, आप सुनो, अगर कोई व्यक्ति मर गया हो और मरने से पहले वो रजिस्ट्रेशन कराया हो, क्या किया हो? रजिस्ट्रेशन किया हो कि हमारे मरने के बाद हमारी आँख की कार्निया किसी को दान में दिया जाए, तो मेरे भाई दान में किसको ये दिया जाता है? इसे ही दान में दिया जाता है। किसको? कार्निया को ही दान में। आँख नहीं देते दान में हम लोग,
आँख जो होता है, आँख नहीं देते हम लोग, दान किसको देते हैं, कार्निया वाले पार्ट को दान देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ पुतली की बात करूँ मैं, पुतली क्या है, जैसे हमें कोई चीज़ हम अगर अचानक हम प्रकाश से आए अंधेरे में, प्रकाश हो और अचानक अंधेरे में आ जाएं तो हमें अंदर की वस्तुएं बड़ा कम दिखाई देती है, आँख ऐसे करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे पुतलियाँ होती है ना मेरे भाई, धूप में सिकुड़ जाती है। क्या होती है? सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि धूप लगता है तो हम लोग ऐसे करते हैं नहीं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो पुतलियाँ होती है ना सिकुड़ी हुई होती है धूप में, और हमें अचानक अंदर जाते हैं तो हमारी आँख खोलना पड़ता है तेज देखने, और कुछ समय बाद वो वहाँ पर क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। फिर जब अंधेरे की बात आएगी तो खोलना पड़ता है, वहाँ पे देखना पड़ता है, धूप में सिकुड़ती है, अंधेरे में खुलती है, ठीक है। कोई बात समझ में आया? तो ये होती है पुतली, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, बताओ मेरे भाई, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, कहाँ करता है ये बताओ, तने में या पत्तियों में कि जड़ों में कि भूमिगत? मेरे भाई अगर आप प्याज लगाए होगे जीवन में, ठीक है, आप प्याज खने होगे, ठीक है, और प्याज खाते भी होंगे, और प्याज को अगर आप सही रूप से देखे भी होंगे, ठीक है, तो आप बता सकते हैं, इसको बड़ा आसानी से बता सकते हो कि जो प्याज होता है अपना भोजन को संग्रहित कहाँ करता है। तो मैं बताऊं मेरे भाई, यह अपने पत्तियों में करता है। कहाँ पे? अपने पत्तियों में। आप जब देखे होंगे जो प्याज होती है उसमें से जो निकलती हैं पत्तियां उसकी निकलती हैं, वो मार्केट में बिकती है, बड़ा महंगी बिकती है और बड़ा प्रोटीनदायक होती है। ऐसा क्यों सर? प्रोटीन इसलिए होती है कि जो प्याज की पूरा जो पावर, जो ऊर्जाएँ होती हैं, जो भोजन होती है उसकी पत्तियों में ही होती है। उसकी पत्तियाँ काट दिया जाए, प्याज छोटा का छोटा ही रह जाएगा। बात समझ रहे हो? इसलिए पूरा भोजन संग्रहित कहाँ करता है? वो अपने पत्तियों में करता है, और पत्तियों के द्वारा ही प्याज की क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बी फॉर बनाना हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम। आइए भाई अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो देखो, थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, थाईपुसम त्यौहार है क्या? थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कितने मेरे भाई हो पहली बार सुन रहे हो? जितने लोग जानते भी होंगे तो आंसर मार चुके होंगे। तो थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? जल्द बताएं, ठीक है। तो मेरे भाई थाईपुसम त्यौहार कहाँ पे? ये देखो, थाईपुसम त्यौहार है क्या? थाईपुसम त्यौहार देखो इस कहाँ पे है, एक बार ध्यान देखो। ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और ये हिंदुओं का त्यौहार है। किसका त्यौहार है मेरे भाई? ये एक हिंदुओं का त्यौहार है और ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। किस दिन? पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, ठीक है। ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तमिलनाडु। तो थाईपुसम कहाँ का है? थाईपुसम का हो या थाईपुस, ठीक है, थाईपुसम का हो या थाईपुस, ये तमिलनाडु का त्यौहार है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। तत्कार किस नृत्य का रूप है? देखो मैं तत्कार की बात करूं, तत्कार किस नृत्य का रूप है? अब देखो गजब की क्वेश्चन है तत्कार मेरे भाई, एक क्वेश्चन गजब है, 5 स्टार लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो तत्कार की बात करूं तो कथक एक, कथकली की, भरतनाट्यम की, यक्षगान, जल्द बताएं। तो यार बताओ, हमने इससे पहले भी चर्चा किया था, आप अगर जाकर देखे होगे भारत के भूगोल में, अगर जो मैं पढ़ाया हूँ, नृत्य पढ़ाया हूँ, उसमें आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाकर। तो जो तत्कार है ना मेरे भाई, वो कथक का ही है। कौन सा रूप है? कथक का, ठीक है। कथक कहाँ होती है भैया मेरे? उत्तर भारत में। कहाँ पे? उत्तर भारत की ये नृत्य है और इसमें पैरों के लय होते हैं, पैरों के लय के द्वारा, ठीक है, पैरों के लय के द्वारा यह नृत्य होती है। बात ध्यान रखना कि इसमें कथक में पैरों का लय होती है, पैरों के लय के द्वारा ही, धुन से ही डांस होता है, ठीक। दूसरी चीज कथकली मेरे भाई, ऑप्शन बताओ कि कथकली कहाँ की डांस है, कहाँ का नृत्य है, ये बता दो, ठीक है। ऑप्शन जो कि आपके सामने है, कथकली बताओ कमेंट बॉक्स में कहाँ की है। इससे पहले मैंने बताया था तब भरतनाट्यम, यक्षगान। भरतनाट्यम आपका है तमिलनाडु की, कहाँ की? तमिलनाडु की। यक्षगान आपका कहाँ का है मेरे भाई? कर्नाटक का, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़िया जो कि उड़ीसा का, ठीक है, ये मैंने बताया था ना। तो अब बताओ कथकली कहाँ का है, ये बता देना मेरे भाई कमेंट बॉक्स में, तो हमारा राइट आंसर होगा कथक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो भाई, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? देखो भाई, भारत के संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं, ठीक है। चलो आपके सामने ऑप्शन 11, 12, 13 या 14, जब बताएं कि कितनी अनुसूचियां हमारे संविधान में है, ठीक। तो देखो भाई एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भारत में अनुसूचियों की बात की जाए तो भारत में कुल अनुसूचियां कितनी है मेरे भाई? 12, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सब लोगों को आ रहा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। यहाँ पूछा है कि पानी का सर्वाधिक घनत्व तो क्या होता है?
ऑप्शन आपके सामने है, देखो वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन आ चुका है। तो यार मैंने ये बताओ कि हमने जब भी बताया, देखो पानी की घनत्व तो बढ़ता है और घटता है, ये बात ध्यान रखना कि पानी की जो सर्वाधिक घनत्व होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पानी की अधिकतम घनत्व होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? जल्द बताएं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है मेरे भाई, आप ये बताएं। अभी देखो हाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी क्या किए थे? नोटबंदी किए थे कि नहीं? ठीक है, नोटबंदी किए थे। तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं, मैं आपको ये SW दे रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, हमें ये बताएं, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि कितनी बार नोटबंदी अभी तक हो चुकी है स्वतंत्रता के बाद। कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। एम्पियर का एसआई मात्रक बताओ। एम्पियर का एसआई मात्रक क्या है? एकदम गजब का क्वेश्चन है, कई बार आपसे टकराया होगा। तो एम्पियर का एसआई मात्रक क्या प्रकाश की तीव्रता या विद्युत प्रवाह या विद्युत आवेश या चुंबकीय क्षेत्र? जल्द बताएं। हाँ देखो भाई, तो विद्युत एम्पियर पूछ रहा है ना, एम्पियर का एसआई मात्रक। तो यार मेरे भाई ये देख लो कि विद्युत का एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। याद रखना कि विद्युत का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत का प्रवाह को नापने के लिए हम लोग एनीमीटर, ठीक है, एनीमीटर भी कहते हैं इसे, एनीमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। एमीटर या एनीमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं इसके प्रवाह को नापने के लिए। ठीक है, तो एम्पियर का एसआई मात्रक विद्युत प्रवाह होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण है ना, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे साफ ये पूछ रहा है कि जो कच्छ का रण है वो किस राज्य में स्थित है भारत के। तो ऑप्शन आपके सामने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब। जल्द बताएं। तो देखो यार, कच्छ का रण, अब बताऊं मैं, कच्छ के रण में कौन सी नदी आके गिरती है सर? लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी आकर उसमें गिर जाती है जिसमें वो लुप्त हो जाती है। तो ये कहाँ पे है सर? गुजरात में। कहाँ पे है सर? गुजरात में। सर्वाधिक तट बनाने वाला कौन सा राज्य सर? गुजरात। कितना सर? 1214 किलोमीटर का। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा सर्वाधिक? आंध्र प्रदेश, हमने जो कि पहले बताया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 20 नंबर हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? यार गजब की क्वेश्चन है, प्रथम कंप्यूटर वायरस पूछ रहा है। ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये छोटा सा प्रोग्राम पूछ रहा है ना, तो यार ये बात ध्यान रखना कि कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है। तो मेरा भाई ये क्रीपर होगा। क्या होगा? क्रीपर आपका एक छोटा सा ये प्रोग्राम है, याद रखिएगा, कंप्यूटरिंग प्रोग्राम है। ठीक है, ये प्रथम वायरस यही बनाया गया था, क्रीपर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? यार बड़ा सही तरीके से, अगर हमारे सब्जी में नमक कम हो जाए और ज़्यादा हो जाए तो सब्जी क्या कितने लोगों को पसंद होता है कि ज़्यादा खाने का, किसी लोगों को कम होता है। तो कहते हैं ना कि आपको जो पल्स पॉलीमर्क्यूलर 15 ppm होता है ना, आप जब देखो आयोडीन नमक इसमें दिया होगा, ऐसा सिंपल सा सवाल है, ए फॉर एप्पल हमारा राइट होगा। और आप आयोडीन जब नमक खरीदोगे मेरे भाई ना, तो उसमें लिखा रहता है 15 ppm, इसका मतलब पल्स पॉलीमर्क्यूलर। ठीक है, यानी ये लाभदायक है। इससे कम हुआ तो हमें घेंगा रोग होगा, इससे ज़्यादा भी होगा तो घेंगा रोग होगा। ठीक है, तो घेंगा रोग होने का कारण आयोडीन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती हैं? देख लो भाई, जब हवा चलती है तो अपने साथ पेड़ पौधे जितने ज़मीन में पत्ते सब घर द्वार सब उड़ा ले जाते हैं। यार यहाँ पे ध्वनि चलती है तो क्या ले जाती है? ध्वनि चलती है तो क्या ले जाती है? तो यार ऑप्शन, द्रव्यमान की, ध्वनि की, ऊर्जा की, विभवांतर। जल्द बताएं। तो ध्वनि जब अपने चलती है ना, ध्वनि अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। क्या ले जाती है? ऊर्जा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ तो क्या निकल रहा है? ऊर्जा। तो मेरे भाई अगर मेरे पास ऊर्जा ना हो तो मैं बोल पाऊँ? क्या आप सुन पाओगे? क्या आप जब बोलते हो तो ऊर्जा लगती नहीं? तो बोलने में, खेलने में, पढ़ने में, लिखने में ऊर्जा हमारा नष्ट होता है कि नहीं? अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपके पास जा रही है, तो यार ये ध्यान रखना कि ध्वनि के साथ साथ मेरी ऊर्जा भी जा रही है, ध्वनि के साथ साथ मेरी ऊर्जा भी जा रही है। तो यार ऐसी समझना कि ध्वनि अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। ठीक है, ध्वनि तरंगों को हम लोग, जो ध्वनि तरंग होते हैं इन्हें हम लोग यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
यांत्रिक तरंग भी कहते हैं, ठीक है, यांत्रिक तरंग। और इसका जो आवृत्ति होता है, ध्वनि की जो आवृत्ति होता है मेरे भाई, ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर ये 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसे हम आसानी से सुन पाते हैं, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसे हम आसानी से सुन पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ध्वनि अपने साथ क्या लेती है? ऊर्जा। हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है। यार गजब की क्वेश्चन है मेरे भाई। पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान क्या होता है? जैसे हम लोग हैं पृथ्वी पर, ठीक है, तो हम लोगों का मान जी का मान पूछ रहा है, ठीक है, ग्रेविटी का। अब देखो, अगर हम पृथ्वी पे हैं केंद्र पे, तो उसका जी का मान पूछ रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर हम जैसे कि मानो ये हमारा धरातल है, अगर धरातल के ऊपर और धरातल के नीचे जाए तो हमारा जो जी का मान होता है ना, जो जी का मान होता है ना, वो घटता है और बढ़ता है। ये बात ध्यान रखना, घटता है और बढ़ता है। दूसरी बात, अगर मेरे भाई अगर हम ध्रुवों पे चले जाएँ ना, ध्रुवों पर चले जाएँ, तो वहाँ जी का जो मान होता है वो बढ़ा रहता है, ठीक है, बढ़ा रहता है, याद रखना। ध्रुवों पे जी का मान बढ़ता है, यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि भूमध्य रेखा की बात करूँ मेरे भाई, कि भूमध्य रेखा की मैं अगर बात करूँ, तो भूमध्य रेखा पे जी का जो मान होता है, जो जी का मान होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ध्रुवों पे अधिक होता है और भूमध्य इक्वेटर पे कम होता है। अगर हम धरातल के ऊपर नीचे जाए तो यहाँ पे तापमान घटता है। उसी प्रकार से टेम्परेचर घटता है। धरातल के नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है हर 32 मीटर पे, हर 32 मीटर, उसके बाद 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, उसके बाद ऊपर भी जाते हैं तो हम लोग टेम्परेचर ऊपर घटता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ है ना, घटता और बढ़ता है। तो जी के मान पूछ रहा है, तो जी का कौन सा मान होगा मेरे भाई? शून्य। क्या होगा? शून्य। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ से, ठीक है। चलिए 24, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदों श्रुतियों के अंग नहीं थे? मेरे भाई इसमें साफ साफ पूछा है। तो देखो भाई, संहिता, उपनिषद या ब्राह्मण या पुराण, ठीक है। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदों और श्रुतियों के अंग नहीं है, ठीक है। वेद की रचना लोमहर्ष किए थे, याद है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी चीज़ समझो कि ये पूछ रहा है कि ग्रंथ वेदों श्रुतियों में अंग नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारा क्या? पुराण। पुराण संख्या 18 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो, पुराण हमारा जो कि वेदों और श्रुतियों का अंग नहीं माना जाता, बाकी संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद ये सब इसके अंग माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं मेरे भाई। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस शासक राज्य ने स्वीकार नहीं किया? देखो यहाँ शासक भी पूछा है और राज्य भी पूछा है, शासक भी पूछा और राज्य भी पूछा है। तो यार मेरे भाई, सहायक संधि की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देख लो, आपके सामने ऑप्शन है अवध का नवाब, निजाम हैदराबाद, होलकर या मैसूर। जल्द बताएं। आ गया आंसर? कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक चीज समझो, सहायक संधि की अगर मैं बात करूं तो 1778 ईस्वी में, ठीक है, 1778 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने इसकी शुरुआत की थी सहायक संधि की, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं 1798 ईस्वी की मैं बात करूं तो हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के निजाम, ठीक है, हैदराबाद के निजाम ने इन लोगों ने प्रथम बार क्या किया था मेरे भाई? इन्होंने पहली बार सहायक संधि अपनाया था, ठीक है, सहायक संधि अपनाया था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1798 में प्रथम बार हैदराबाद के निजामों ने क्या किया था? सहायक संधि अपनाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? 1778 में लॉर्ड वेलेजली ने किया था, ठीक है। और यहाँ पूछा है सहायक संधि को निम्नलिखित किस शासक ने और राज्य में स्वीकार नहीं किया था? तो होलकर थे जो स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। और कौन पहली बार माने थे मेरे भाई? निजाम हैदराबाद। तो हमारा आंसर होगा आपका राइट होलकर। क्या होगा? होलकर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन हमारा है कनारी की धारा निम्नलिखित किस तट के नजदीक से बहती है? हमने अभी आपको जो कि करंट ओशियन पढ़ाया था ना, कोई दिक्कत? करंट ओशियन पढ़ाया था आपको। तो यार मेरे भाई, करंट जब ओशियन पढ़ाया था आप लोग, अगर देखे होगे तो आप इसे आंसर मार सकते हो। देखो, अफ्रीका के पूर्वी तट पे कि एशिया के पूर्वी तट पे कि उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पे कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पे? ये सबसे पहले जानो कि कनारी धारा एक ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा है, ठीक है, याद रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो कनारी जलधारा है इरमिंग जलधारा से बढ़कर फिर उसके बाद एक चली जाती है
आपका जो कि रूम सागर की ओर चली जाती है, ठीक है, एक बाल्टी सागर की ओर चली जाती है, एक नीचे की ओर जाती है। तो आपका उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पे, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पे ये हमारा क्या है, कनाई धारा बहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हमारा आंसर सी फॉर कैट राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कृत्रिम वर्षा के लिए देखिए, पीछे करिए भाई थोड़ा सा, चलिए हम ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे करिए, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है मेरे भाई, कृत्रिम वर्षा के लिए क्या लाया जाता है, कृत्रिम वर्षा कैसे करा जाता है। देखो जो नेचुरली वर्षा होती है वो अलग बात होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो भारत देश से लेकर कई देश ऐसे हैं जो इतना विकास कर चुके हैं कि यार मेरे भाई कृत्रिम वर्षा जहाँ चाहे वहाँ पे वर्षा करा सकते हैं, बादल बना सकते हैं, वर्षा धुआंधार होगी, ठीक है। तो मेरा कृत्रिम वर्षा की बात करूँ, कृत्रिम वर्षा में क्या प्रयोग में रहता है, तो सिल्वर आयोडाइड लिया जाता है कि अमोनिया नाइट्रेट लाया जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग की उपयुक्त में सभी, बताओ भाई क्या प्रयोग में कृत्रिम वर्षा में लाया जाता है, जल्द बताएं। हाँ बातें समझ में आ रही है, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ये बताओ कि अमोनिया जो सिल्वर ब्रोमाइड है, क्या सिल्वर ब्रोमाइड में क्या काम आती है, कभी नहीं आएगी सर। अमोनिया नाइट्रेट का प्रयोग की जाती है कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग की जाती है, उपयुक्त में सभी में। ये आपका HWA भी आपका होमवर्क है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है यार, कई बार आप देखे होंगे, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि कृत्रिम वर्षा किसकी वजह से की जाती है, किस गैस की वजह से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लालगुडी जयरामन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। अब देखो लालगुडी जयरामन की बात करूं तो इनका कहना है कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बांसुरी से कि तबला से कि वायलिन से कि हारमोनिया से, ठीक है। तो यार सबसे पहले जानो कि जो लालगुडी थे ये रहने वाले थे तो आपके तमिलनाडु के, कहाँ के, तमिलनाडु के रहने वाले थे, सबसे पहले जानिएगा। और लालगुडी जो थे ना ये आपके वायलिन से संबंधित थे, किससे थे, वायलिन से संबंधित थे, ये वायलिन बजाते थे, ठीक है, ये बजाने वाले क्या थे, वायलिन, ठीक है, समझ में आया, ठीक, तमिलनाडु के। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जल्द बताएं मेरे भाई कि कौन सा ऐसा दिन है जो मनाया जाता है CRPF का, ठीक है, स्थापना दिवस CRPF का कब किया गया था, यही आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई जितने भी आर्मी वाले मेरे भाइयों हैं, ठीक है, आर्मी वाले उनको तो इनका दिवस तो जरूर याद होगा, ठीक है, इनका दिवस तो जरूर याद होगा आपको, ठीक है। CRPF एक ऐसा है कि वर्दी पहनने के बाद जज्बा होती है कि गोली 100 गोली लग जाए तब भी अगर सांसें रहेगी तो पाकिस्तान को उड़ा दूंगा, ठीक है, बात सोच रहे हो। तो यार उसी CRPF का ये जो कि दिवस पूछ रहा है मेरे भाई, तो यार मेरे भाई एक चीज़ आओ जान लो, ये हमें आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताओ कि कब इसका दिवस मनाया जाता है। 3 होमवर्क हो गए आपको, ठीक है, चौथा नहीं देंगे, ऐसे हर पेटिशन में 1-2 होमवर्क दे देंगे ताकि आप एक्टिव रहो, ये तो बता सकते हो आप होमवर्क में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन चलिए मेरे भाई, ठीक, ये जरूर बताए स्तूप किसके प्रतीक का मान है। यार स्तूप, जो स्तूप है किसके प्रतीक माने जाते हैं, या स्तूप हमें जैसे कि हम किसी स्तूप को देखते हैं तो स्तूप को देखकर हमारे मन में कैसी थिंकिंग आती है, कैसी विचार आती है, क्या इसका प्रमाण है, ठीक। ये पूछ रहा है कि महाविनिष्क्रमण का, कि धर्मचक्र प्रवर्तन, की महापरिनिर्वाण, की समाधि का, जल्द बताएं। देखो भाई महाविनिष्क्रमण का मतलब जानते हो, जब घरवा छोड़ के चले जाते हैं, का घरवा छोड़कर चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरी चीज धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब समझते हो, जब वो क्या करते थे, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी क्या दिया होगा, कुछ उपदेश दिए होंगे, ठीक है। जब उन्होंने उपदेश दिया तो यानी गौतम बुद्ध ने पहली बार कहाँ उपदेश दिया था मेरे भाई, सारनाथ में, ठीक है, पहली बार सारनाथ में उपदेश दिया था। और अगर आपसे मेरे भाई सर्वाधिक पूछ ले तो आप कहोगे सर श्रावस्ती में, ठीक है, सर्वाधिक श्रावस्ती में अपना उपदेश दिया था। और एक जब घर के छोड़ के चले गए, दूसरी चीज़ समझो मेरे भाई, समाधि की जब बात आई तो खाना पीना छोड़कर, ठीक है, समाधि ले लिए और उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक। उसके बाद महापरिनिर्वाण की बात आती है मेरे भाई, तो 80 वर्ष की अवस्था, गौतम बुद्ध का जो उम्र था 80 वर्ष था। और ये बात बताऊं कि कुशीनगर का नाम सुनोगे, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर देवरिया,
कुशीनगर, देवरिया, और ये है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। कब की बात है सर? 483 ईसा पूर्व की बात है सर। ठीक है, 483 ईसा पूर्व की बात है सर। और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसी को हम लोग कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, और स्तूप इसी का क्या है? साक्ष्य है, प्रतीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन किया गया था? ये देखो जबरदस्त क्वेश्चन है एकदम। ठीक, ऑप्शन गौतम बुद्ध का, या मैत्रेय का, कि शिव पार्वती, कि सूर्य का? जल्द बताएं। अच्छा, एक चीज़ और जान लो कि यहाँ गौतम बुद्ध जो दिया है, गौतम बुद्ध ने ही भारत में सबसे पहले सिक्के की शुरुआत किया था, याद रखना। ठीक, पहला एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सुनो, गौतम बुद्ध, मैत्रेय, शिव पार्वती, की सूर्य। किसके? हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग, पिछले बार भाग पे किसका अंकन किया गया था, ये पूछा है। तो मेरे भाई आप अगर पढ़े होगे तो ये बात ध्यान रखना कि शिव और पार्वती का, शिव और पार्वती का ये अपने सिक्के के पीछे अंकन करवाया था। जैसे पहले क्या था, सन 1954 वाली, मतलब कि पिछले की बात बताऊँ, 20 साल पहले की बताऊँ, 30 साल पहले, 50 साल पहले की, तो जो 1 रुपये का सिक्का आता था, 1 रुपये के सिक्के पे हमें गेहूं के बाल का, गेहूं जो होती है ना, गेहूं के बाल का इमेज छपा रहता था और लिखा रहता था 1 रुपया। यानी ये कहने का आशय था कि पहले 1 रुपये में हमें अनाज मिल जाती है, 1 रुपये में हमें अनाज पहले मिल जाती थी, लेकिन अब वाले जो सिक्के में ऐसे लिखा रहता है, ऐसे पे 1 रुपया, ऐसे, मतलब अब मिलने वाला 1 रुपया कुछ है नहीं, कमाओ, क्या करो, कमाओ। ठीक है, तो ठेंगा दिखा देता है, ऐसे खत्म कहानी। पहले 1 रुपया में गेहूं चावल बढ़िया सब कुछ मिल जाता रहा, 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा में ढेर सारे मार्केटिंग हो जाता था। अब 400-500 रुपया ले जाओ, जेबो फुल नहीं होगा। बात समझ रहे हो? एक पिज्जा खाओगे, मोमोज खाओगे, तुरंत कहानी खत्म, 500 रुपया उड़ी के बाद। बात समझ रहे हो? तो देखो भाई, गौतम बुद्ध ने क्या करवाया था? शिव पार्वती का इमेज अपने सिक्के के पृष्ठ वाले भाग पे अंकन करवाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक, ग्रैंड स्लैम किस खेल संबंधित है? यही पूछा है। ठीक है, बताओ भाई। एक चीज़ और समझिएगा कि आपके सामने है क्या कहते हैं ऑप्शन, शतरंज, टेनिस, या ब्रिज, या बैडमिंटन, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से या तो कोई नहीं। तो मेरा भाई ग्रैंड स्लैम, ये आप सभी जानते हो, ग्रैंड स्लैम खेल भी होता है टेनिस और ब्रिज। किसके लिए? टेनिस और ब्रिज। टेनिस को पिंग पांग भी कहते हैं, हमने आपको बताया था, पिंग पांग भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने बताया था। तो टेनिस के लिए विभा बनाना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन है सुंडागढ़। गजब का क्वेश्चन है। हमने भारत का और विश्व का भूगोल हमने जब पढ़ाया था तो अभी उसमें पूरा बताया हूँ। प्लेलिस्ट खोलिए और भारत के भूगोल में जाइए और एक टॉपिक को कवर करिए। मैं बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो सुंडागढ़ बताओ कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में, कि हिंद महासागर में, कि अटलांटिक महासागर में, कि आर्कटिक महासागर में? जब बताओ। सुंडा जल संधि बताओ। अब बताओ मेरे भाई, जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप। तो जो सुंडा है यहाँ पे, आप जानते हो कि जब सुमात्रा और जावा के बीच में क्या बनता है? सुंडा। ठीक है, सुंडा जल डमरू बनता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये है जावा। तो मेरे भाई ये दोनों, ये कहाँ है? ये तो हिंद महासागर में है। तो यार मेरे भाई हिंद महासागर राइट आंसर होगा। हिंद महासागर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सुंडागढ़ कहाँ है? हिंद महासागर में है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति कब लागू किया था? यार एकदम देखो, शिक्षा पद्धति का मतलब अंग्रेजी शिक्षा का जो कि विस्तार करने वाला लॉर्ड मैकाले ही है भारत में। ठीक है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग कहें कि जो आज हम लोग अंग्रेज़ों की नीति को समझ पाएँ, अंग्रेज़ों की नीति को हम लोग समझें, उनकी प्लान को समझ पाएँ। ठीक है, कि यार अंग्रेजी में क्या बात कर रहे हैं। पहले क्या था, जब अंग्रेजी नहीं जानते थे, भारतीय लोग जो भाई कृषक थे, जीवन जी रहे थे, अंग्रेजी में सारी प्लान बना दिया जाए, बैठे सोच रहे हैं कि मेरे बारे में, मेरे हित के बारे में, लाभ के बारे में बना रहे हैं, लेकिन कुल अनहित होता था, कुल सब कुछ उल्टा होता था। तो लॉर्ड मैकाले क्या किए? इन्होंने शिक्षा का विस्तार किया। शिक्षा का जब विस्तार किया तो लोगों को अंग्रेजी जब आना शुरू हुआ तो सारी प्लान अंग्रेज़ों का फेल होने लगा। क्यों? क्योंकि हम आपके बराबर के हो गए। जब हम आपके बराबर हो जाएंगे तो आप ऐसी नीति बनाओगे तो हम जान जाएंगे ना कि उसका काट क्या है। ठीक है, वहीं जब तो ध्यान रखना ऑप्शन 1819, 35 या 1809 या 1817 जल्द बताएं। तो यार लॉर्ड मैकाले ने 1835 में शिक्षा पद्धति फैलाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक,
पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? यार एक गजब का क्वेश्चन है। पहली बात जान लो कि राजा रणजीत सिंह 1799 ईस्वी में एक गद्दी पे बैठे थे जब बालक थे, ठीक है, ये बालक थे, उसमें बच्चे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और दूसरी बात समझो, जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह है, इसकी राजधानी पूछ रहा है, तो आप लोग एक चीज़ जानो कि इसका राजधानी क्या था? लाहौर। क्या थी मेरे भाई? लाहौर, ठीक है। और लाहौर, इसके बाद मैं बात करूं कि अमृतसर पंजाब में एक है मंदिर जिसे हम लोग कहते हैं स्वर्ण मंदिर। क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर कहते हैं। और स्वर्ण मंदिर के ऊपर ऐसे एक गुंबद बनाया गया है, ठीक है, ये हो गया गुंबद, ठीक है। एक गुंबद किसका बनाया गया है? एक गुंबद है सोने का, ठीक है। ये किसने बनवाया था? तो राजा रणजीत सिंह, ठीक है, यही है ऊपर वाले मेरे भाई, राजा रणजीत सिंह ने ही एक गुंबद बनवाया था स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो स्थित है, ठीक है। तो यार इसका जो कि ऑप्शन आपका होगा सी फॉर कैट, हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था होमवर्क वाला, भी आप जब भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आगामी ऐसे ही हम लोग लेके आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आयुर्वेदिक सीरीज, ठीक है, आयुर्वेद सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायक और धीरे धीरे काम करने वाला है। ये धीरे धीरे काम करेगा एकदम, समझ लो, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा जो होती है होम्योपैथिक धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जड़ से समाप्त कर देती है, ठीक है। अंग्रेजी दवा नहीं, आयुर्वेद धीरे धीरे काम करने वाला, ज़बरदस्त तरीके से माइंड को एकदम शिथिल करने वाला, ठीक। तो अगला हमारा प्रीसेट आएगा आपके सामने। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।